नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसेंजित चौरसिया नौकरी घर के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने जिस प्रकार से प्राचीन इतिहास जानने के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, उसके आगे बढ़ते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस पर बात करने से पहले हम पहले इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं कि 1920 के पहले तक जो मानव के ज्ञात स्रोत थे उसके आधार पर यह कहा जाता था कि सिकंदर के आक्रमण के पहले, यानी सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? सिकंदर का आक्रमण यानी सिकंदर के आक्रमण यानी कि 326 ईसा पूर्व। कब हुआ सिकंदर का आक्रमण? कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भारत में कोई सभ्यता थी ही नहीं, ऐसा 1920 तक माना जाता था। लेकिन जब दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे नगरों की खोज की गई, जो जमींदोज थी उनकी खोज की गई, तब फिर एक नई सभ्यता का अभ्युदय हुआ, जिसको फिर विभिन्न तकनीकों के माध्यम से उसका अध्ययन किया गया कि आखिर ये सभ्यता कितने वर्षों पुरानी है। तो फिर पता चला कि नहीं, सिकंदर के आक्रमण से पहले भी भारत में सभ्यता थी, जो कि अपने आप में एक विकसित सभ्यता के रूप में थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको एक नए सिरे से कि इसका पहले नामकरण देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आखिर सिंधु घाटी ही क्यों पड़ा, इसका क्या रीजन था। पहले इसके नामकरण पे ध्यान देते हैं। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल प्राप्त हुआ था, सबसे पहला स्थल वह कहीं ना कहीं प्राप्त हुआ सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में। कहां पर? सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में, जिसको हड़प्पा नाम से जाना गया। हड़प्पा ये कहां पर पड़ता है? ये वर्तमान समय में पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में है, रावी नदी के तट पर। किसके? रावी नदी के तट पर है। यहां से प्राप्त हुआ। तो जब ये पहला स्थल प्राप्त हुआ, वो भी विशाल स्थल था, ऐसा नहीं कि बहुत सीमित क्षेत्र में था, ऐसा नहीं है, ये बहुत विशाल स्थल था। तो इसी वजह से इसका नामकरण में इसको प्रेफरेंस दिया गया, वरीयता दी गई इसको। हालांकि मोहनजोदारो सभ्यता यानी कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता यानी सैंथो सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई नाम हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, लेकिन उसको जो विशेष रूप से नाम दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको जाना गया, क्योंकि सबसे पहला जो स्थल की खोज की गई वह हड़प्पा था। इतना क्लियर हुआ। अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसके स्थल कहाँ कहाँ प्राप्त हुए, यानी कि ये कितने विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, इस पे भी बात कर लेते हैं। ये गर्मी का मौसम बहुत ही दुखदाई होता है। चलिए उस पे बात करते हैं कि आखिर इसके जो स्थल थे वो कहां से कहां तक, यानी अगर उत्तर से दक्षिण की हम बात करें या पूर्व से पश्चिम में बात करें, तो आखिर कितने क्षेत्र में यह फैला हुआ था, उसमें देखते हैं। इसका जो अगर इसको हम एरो के माध्यम से देखें कि सबसे उत्तरी और दक्षिणी के संदर्भ में, तो जब से जो इसका सबसे उत्तरी स्थल प्राप्त हुआ वह था कहां पे? मांडा। कौन सा स्थल? मांडा। ये था चेनाब नदी के तट पर। किस नदी? ये था, इसका पहला पॉइंट बना चेनाब नदी के तट पर। हम किसकी बात कर रहे हैं? ये सिंधु घाटी यानी कि सैंधो सभ्यता की बात कर रहे हैं, इसके स्थलों की बात कर रहे हैं कि कहां से कहां तक ये स्थल मिलते हैं या अभी तक मिले हैं ज्ञात स्रोतों के आधार पर। तो जो इसका सबसे उत्तरी स्थल प्राप्त हुआ मांडा चेनाब नदी के तट पर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। हालांकि जम्मू कश्मीर वर्तमान समय में एक यूटी बन गया है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अवस्थित है। वहां प्राप्त हुआ। कौन सा जगह था ये? मांडा। अब इसका जो सबसे दक्षिणी स्थल प्राप्त हुआ वो कहां था? वो दैमाबाद। कहां पर? दैमाबाद जो सबसे दक्षिणी स्थल प्राप्त हुआ, दैमाबाद कहाँ पे ये पड़ता है? ये है
गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर, और नासिक महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में। कौन सा स्थल? दैमाबाद, यानी उत्तर से दक्षिण, मांडा से लेकर दैमाबाद तक। अब इसका जो सबसे पूर्वी स्थल प्राप्त हुआ वह था आपका आलमगीरपुर। कौन था ये? आलमगीरपुर। ये कहां पे मिला? हिंडन नदी के तट पर। हिंडन नदी कहां पे है? ये है उत्तर प्रदेश में, यानी मेरठ और गाजियाबाद के बेल्ट में ये प्रवाहित होती है। तो ये हिंडन नदी के तट पर यूपी में आलमगीरपुर एक स्थल प्राप्त हुआ। इसका पूर्वी स्थल ये प्राप्त हुआ। अब पश्चिमी स्थल की बात करें तो पश्चिमी स्थल के रूप में सुतका गेंडोर। क्या लिखा है? सुतका गेंडोर। ये दास्क नदी के तट पर, दास्क या तास्क नदी के तट पर प्राप्त हुआ, जो कि कहां पड़ता है? आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। कहां पे है ये? बलूचिस्तान में। और ये बलूचिस्तान कहां पड़ता है आपका? पाकिस्तान में। ओके, तो सबसे उत्तरी स्थल मांडा, दक्षिणी स्थल दैमाबाद, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर और पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर। और ये कैसे स्थल हैं? ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं जो सबसे पूर्वी और पश्चिम, उत्तरी और दक्षिणी में प्राप्त हुए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी रही होगी। तो इनके बीच की दूरी जो थी ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी यहां से लेकर, यानी देखा जाए तो मांडा जो सबसे उत्तरी स्थल और दैमाबाद जो सबसे दक्षिणी स्थल, इसके बीच की जो दूरी थी वो थी टोटल 1100। यानी अगर इसको हम लिखें यहां पर तो ये 1100 किलोमीटर। इस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ये वाले डिस्टेंस की। ये कितना था? 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर। और जो ये डिस्टेंस था, यानी कि पश्चिम से लेकर पूरब तक ये वाला डिस्टेंस, तो ये था 1600 किलोमीटर। यानी कि सुतका गेंडोर से लेकर आलमगीरपुर तक ये जो दूरी थी ये 1600 किलोमीटर की थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। इससे आगे बढ़ते हैं हम, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसका जो क्षेत्रफल यानी टोटल निकला ये था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? ये पूरा क्षेत्र, यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक और मांडा से लेकर दैमाबाद तक ये पूरा क्षेत्र जो निकला, ये पूरा क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और आपको तो पता ही होगा कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,000 के करीब है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो कहीं ना कहीं 13, यानी कि ये लगभग आधे के, हालांकि आधा तो नहीं है, लेकिन आधे के समतुल्य लगभग क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन भाई पाकिस्तान का भी बेल्ट थोड़ा बहुत मिल जाता है। पाकिस्तान का क्षेत्र, यानी जैसे आपका सुतका गेंडोर हो गया, और इसके अलावा जो भी हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो के स्थल हैं, ये सब पाकिस्तान में ही हैं। हमारे यूपी में भी बहुत से स्थल पाए गए हैं, जिसमें आपके हरियाणा, राजस्थान, उसके बाद पंजाब और गुजरात या उत्तर प्रदेश से संबंधित, या फिर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश यानी महाराष्ट्र के दैमाबाद तक के स्थल पाए गए हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
1826 में, यानी इस स्थलों की खोज की शुरुआत हुई कब? 1920 यानी 21 में तो इसको मूर्त रूप दिया ही गया, लेकिन शुरुआत कब हो गई थी? 1826 में। यानी हालांकि भारत में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य तो हुआ था 1853 से स्टार्ट हुआ रेलवे, लेकिन उसके पहले जो घोड़ों से रेलगाड़ियां चलाई जाती थी, घोड़ों के द्वारा खींचकर उस तरह की रेलगाड़ी बिछाने के क्रम में चार्ल्स मैसन एक व्यक्ति हुआ करते थे, जिन्होंने, यानी कि कहा जाए तो अगर बात कीजिए भारत के मैप की, तो भारत वर्तमान समय में ये स्थिति रखता है अपना। वर्तमान समय में भारत की जो अवस्थिति ये है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बेल्ट ये है। अब यहाँ से स्टार्ट होकर ये जो लाहौर है, लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। क्या बिछाई जा रही थी? रेलवे लाइन। अब रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। क्या था? चार्ल्स मैसन। 1826 में इनको कुछ ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी ईंटे, या कहा जाए कि मनके जो होते थे, ये गले में एक हार के रूप में धागे में पहना जाता था, तो वो सब, और मटके, ये इन सब की प्राप्ति इन्होंने की। तो लगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही पुराने मटके दिख रहे हैं, अर्थात ये कहीं ना कहीं एक किसी सभ्यता, या कहा जाए कि एक विशेष स्थलाकृति की तरफ संकेत कर रहे थे। तो हालांकि उस टाइम तो कुछ किया नहीं गया, लेकिन फिर बाद में जब इनकी पुस्तक प्रकाशित तो हुई 1842 में, तब इस बात पर गौर गया कि हाँ, कहीं ना कहीं ये कुछ सभ्यता इसके नीचे जमींदोज है। 1842 में इनके द्वारा लिखित जो पुस्तक प्रकाशित हुई, उसके बाद से लोगों का ध्यान इस तरफ गया कि नहीं, ऐसी सभ्यता है जो जमींदोज है, उसको बाहर आना चाहिए। तो इसी क्रम में फिर 1921 में 1921 में कब, यानी 1842 तक तो यहाँ तक मामला बना। अब उसके बाद फिर 1921 में एक पुरातत्वविद थे उस टाइम के वर्तमान भारत में, उनका नाम था सर जॉन मार्शल। इन्हीं के निर्देशन में, यानी कि ये इन्होंने क्या किया, उसका गाइडेंस, यानी कि गाइडेंस दिया किया कि निर्देशन में 1921 में, कब? 1921 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। दयाराम साहनी ने कहा उत्खनन कार्य करवाया? हड़प्पा का। और राखलदास बनर्जी ने कहा करवाया? मोहन जोदड़ो का। यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया और एक विशाल सभ्यता का पता चला, जिसको आज हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, और उसके स्थलों के रूप में उसका वर्णन देखते, सुनते और लिखते हैं। अब चूंकि यहाँ से जब ये खुदाई कार्य चल रहा था, तो वहाँ से बहुत सी ऐसी वस्तुएं भी प्राप्त हुई और भवन भी प्राप्त हुए। उन भवनों में स्नानागार, अन्नागार, कोषागार, इसके अलावा आपका पुरोहित आवास, उसके बाद आम जन के आवास, ये सब आवास प्राप्त हुए। इसके अलावा बहुत से समाधान प्राप्त हुए, जिसमें एकल समाधान, उसके बाद दोहरे समाधान, या शव के साथ कुत्ते या इस पालतू जानवरों को दफनाने का प्रक्रिया, या फिर उनके साथ लोहे या औजार या भोजन सामग्री दफनाने की प्रक्रिया का भी पता चला कि तत्कालीन सैंधो सभ्यता के लोग इस प्रकार की गतिविधियां करते थे। अब चूंकि इस समय जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई, उनको जानने का एक स्रोत भी तो होना चाहिए कि आखिर कैसे पता चले कि ये जो हमें ईंटें प्राप्त हुई है, या फिर जो हमको मनके प्राप्त हुए हैं, या जो हमको ये औजार प्राप्त हुए हैं, ये कितने वर्ष पुराने थे।
तो इसको जानने के क्रम में कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया गया। यानी कि कार्बन डेटिंग का मतलब होता है रेडियो कार्बन 14 का प्रयोग किया गया और उसके द्वारा अर्ध आयुकाल ज्ञात किया जाता है। फिर वो अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट हो जाएगा, लेकिन हमको इतना ही जानना है कि कैसे पता चलता है। रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा, कार्बन 14 के द्वारा यानी 14 के द्वारा किसी भी वस्तु के आयु ज्ञात की जाती है कि कितने वर्ष पुरानी है। ओके, और ये कहीं ना कहीं एक नवीन पद्धति है। इसके अलावा वर्तमान समय में यूरेनियम डेटिंग के द्वारा भी, यानी यूरेनियम का प्रयोग करके आयु ज्ञात की जाती है कि कितने वर्ष पुरानी ये सभ्यता है या किसी भी वस्तु के बारे में। जैसे मान लीजिए वर्तमान समय में जो हमारे डायनासोरस हो गए या कि जो जीवाश्म प्राप्त होते हैं ऑयल के या क्रूड ऑयल के या जो भी इस तरह से कहा जाए कि करोड़ों वर्ष या लाखों वर्ष पुरानी चीजें प्राप्त होती है, उसकी आयु कैसे ज्ञात करते हैं कि पता चल गया कुछ मिला। तो अब जाहिर बात कुछ ना कुछ तो टेक्निक होनी ही चाहिए कि कैसे पता चलेगा कि ये कितनी वर्ष पुरानी है। तो अब अगर उसको साल में काउंट करना, यानी कि 1000 साल की बात अगर हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं वो रेडियो कार्बन डेटिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अरबों खरबों बात तो हो रही है, अरबों खरबों साल पहले या करोड़ों साल पहले की बात जब की जाएगी, तो वहां पर ये फेल हो जाता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। तब फिर वहां पर बात आती है यूरेनियम डेटिंग की। तब वहां पर जो कार्बन की जगह यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है डेटिंग करने में कि कितने वर्ष पुरानी यह वस्तु है या जो भी वहां से पदार्थ प्राप्त हुए कितने वर्ष पुराने हैं। और एक चीज और है कि यहाँ से जो मानव के कंकाल मिले, जो समाधान मिले, उसके आधार पर यह भी पता चला कि यहाँ जो मानव रहते थे वो मानव की जो जातियां थी वो कहीं ना कहीं 4 प्रकार की थी। कितने? 4 प्रकार के लोग यहां पर रहते थे, जिसमें आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पहला। दूसरा अल्पाइन, क्या है? अल्पाइन यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, अल्पाइन। और तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो मंगोलॉयड, और फिर चौथा भूमध्य सागरीय। यानी ये 4 प्रकार की मानव जातियां सिंधु घाटी सभ्यता में रहती थीं। अब जब इसमें बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो जाति पाई गई वह थी भूमध्य सागरीय। कौन सी? भूमध्य सागरीय सर्वाधिक संख्या में निवास करती थी। कहां पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही विशाल था, जिसमें अभी हमने आपको बताया 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं कि इसकी नगर योजना कैसी थी। नगर योजना, मानसून भी कहीं ना कहीं कोरोना की तरह कहर अपना बरपा रहा है, जो कि समय से काफी पीछे चल रहा है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं नगर योजना की, कि उस समय की जो नगर, क्योंकि ये जो हड़प्पा सभ्यता था वो एक नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, वो नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि जो वहाँ के भवन मिले हैं या जो वहाँ की परिस्थितियाँ दिखी हैं, उससे यही अनुमान लगाया गया कि ये कहीं ना कहीं एक नगर के रूप में व्यवस्थित था। तो इसलिए बात करते हैं किस पे? नगर योजना पर, कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना थी वो कैसी थी। तो सबसे पहली बात जो उसकी सबसे विशेष खासियत थी कि जो वहाँ के रास्ते होते थे वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। रास्ते एक दूसरे को किस पर? समकोण पर काटते थे। अर्थात अगर बात की जाए तो ऐसे रास्ते होते थे, इस तरह से समकोण पर काटते थे, ऐसे
समकोण पर काटते थे, यानी कि एक प्लस के निशान के रूप में काटते थे। ये था रास्ता, यानी कि यहां से इंसान जाए, यहां से, यानी पूर्व दक्षिण उत्तर जो भी है डायरेक्शन, ऐसे समकोण पर काटते थे। और जो वहां के मकान हुआ करते थे, मकान ऐसे मतलब यहां पर बने बने होते थे, इस तरह से यहाँ पर मकान बने होते थे। और इन मकानों की, मैंने इस मकान क्यों बनाए, मकानों की विशेषता होती थी क्योंकि ये जो मकान होते थे, इनके जो द्वार, मुख्य द्वार होते थे, वो रोड की तरफ ना खुल के रोड के पीछे की तरफ खुलते थे, यानी इस तरफ इसके द्वार होते थे, पीछे की तरफ द्वार होते थे, पीछे की तरफ, यहां पर पीछे की तरफ इसके द्वार होते थे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रास्ते पर से जानवर भी जाएंगे, इंसान भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं धूल मिट्टी या जो भी अन्य कहा जाए गंदगी है, वह रोड से उड़कर घर के अंदर ना आए। इसकी वजह से घर के जो दरवाजे होते थे, मेन रास्ते से पीछे की तरफ गलियों में खुलते थे, और इधर गलियां होती थी। क्या होती थी? गली, यानी पीछे की तरफ पतली पतली गलियां होती थी, यानी यहां से ये गली गुजरती थी ऐसे। अब इसको हम पॉइंट लिख भी देते हैं कि रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। पहला पॉइंट हो गया। इसका दूसरा पॉइंट क्या बनाएगा कि घर के दरवाजे या मुख्य दरवाजे गलियों में खुलते थे। कहां पे? गलियों में खुलते थे। ऐसा नहीं कि मुख्य रास्ते पर ना, गलियों में खुलते थे। और यहां की जो नालियां मिली, नालियां, यहां पर भी नालियां मिली, वो पकी ईंटों की बनी होती थी, पकी ईंटों की। और इन घर से जो नालियां, पतली नालियां निकल के वो मुख्य नाली में जाके मिल जाती थी, जो कि उस नगर की बड़ी नालियों में शुमार होती थी। तो वो पकी ईंटों की बनी होती थी। हालांकि कहीं कहीं कच्ची ईंटों के भी नालियों के प्रमाण या साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अमूमन पकी ईंटों की ही नालियां मिलती थी। और ये भी है कि पकी ईंटों के मकान भी मिलते थे। कहीं कहीं कच्चे ईंटों के भी मकान मिले हैं, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर पकी ईंटों के मकान मिलते थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें आपका अन्नागार, कौन सा? अन्नागार, स्नानागार, पुरोहित आवास, यानी अन्नागार हो गया, स्नानागार हो गया, पुरोहित आवास हो गया, और जो कबीले का प्रमुख होता था उसका घर, यानी कि कबीला क्या कहा जाए, जो उस नगर का प्रमुख होता था, नगर प्रमुख का घर, नगर प्रमुख आवास। क्योंकि वह कबीलाई समाज नहीं था, नगरीय सभ्यता थी, तो नगर का प्रमुख का आवास ये प्रमुख था। यानी कि अन्नागार, स्नानागार, पुरोहित आवास और नगर प्रमुख आवास होते थे। ये 4 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और कि जो अन्नागार होता था, ये अन्नागार, ये सबसे बड़ी संरचना होती थी, सबसे बड़ी संरचना। अब ये सबसे बड़ी संरचना होती थी, इससे स्पष्ट पता चलता है कि उस समय कृषि उपज बहुत ही अच्छी होती थी, और उपज के साथ साथ व्यापार भी सुदृढ़ अवस्था में था। सुदृढ़ अवस्था में मतलब मकरान क्षेत्र, यानी अरब या फारस के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार का साक्ष्य मिला, जिसको अभी हम आगे अच्छे से यानी विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से।
आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। ये नगर योजना पे हमने बात की। इसके बाद हम बात करते हैं स्थलों के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कि कौन कौन से स्थल थे या प्राप्त हुए अभी तक। स्थल जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा के बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पा अभी हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना, लेकिन बचा कुचा जान लेते हैं। पहले नंबर पर हड़प्पा। क्योंकि हड़प्पा का जैसे अभी हमने बताया कि 1921 में 1921 में किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया। क्या करवाया गया? इसका उत्खनन कार्य करवाया गया किसका, हड़प्पा का 1921 में। और इस उत्खनन के पश्चात जो भी जगह स्थल प्राप्त हुए, और इसके अलावा यह कहां पे मिला था, मोंट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर। हड़प्पा स्थल मोंटगोमरी जिले के रावी नदी यानी मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर बाएं तट पर यह स्थल प्राप्त हुआ। और एक व्यक्ति हुआ करते थे स्टुअर्ट पिगट महोदय। इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे, जिसमें आपका हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो इस दोनों को संयुक्त रूप से हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। क्या कहा? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। और एक चीज और कहा कि ये अर्ध औद्योगिक नगर है। किसके बारे में? इन्होंने हड़प्पा के बारे में क्या कहा? अर्ध औद्योगिक नगर कहा। क्योंकि यहां पर उद्योगों को लगाने की प्रक्रिया भी चल रही थी, जिसमें आपका कांसे के औजार बनाने के क्रम में या हथियार बनाने के क्रम में, उसके बाद आपके नील का उत्पादन करने में और उसको प्रोसेसिंग करने में भी यहाँ पर हड़प्पाई सभ्यता के लोग कार्यरत थे। तो इन सब गतिविधियों को देखकर पिगट महोदय ने हड़प्पा सभ्यता को अर्ध औद्योगिक नगर की भी संज्ञा दी। इसके बाद हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो ये दूसरा पॉइंट है। इसकी खोज कब हुई, यानी इसकी उत्खनन कब किया गया? 1922 में। किसने किया? राखल दास बनर्जी ने किया। और ये कहां पर पाया गया? ये कहां पर था? ये आपका पाया गया सिंधु प्रांत के, यानी पाकिस्तान के ही सिंधु प्रांत के। कहां पर? सिंधु प्रांत के लारकाना जिले में। किस नदी के तट पर? ये जो मोहनजोदड़ो पाया गया है सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा कहां? रावी नदी के तट पर। ये सिंधु नदी के तट पर पाया गया क्या? मोहनजोदड़ो। और एक चीज इसकी बहुत विशेष खासियत है कि यहाँ पर राजतंत्रात्मक न होकर, यानी हड़प्पा में क्या था? राजतंत्र था, यानी राजा होता था। लेकिन मोहनजोदड़ो में जो भी डिसीजन लिए जाते थे, जो भी क्रियाकलाप होते थे, वो जनतंत्रात्मक पद्धति पर आधारित थे। यानी कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो में जनतंत्रात्मक पद्धति प्रचलित थी।
क्या थी, जनतंत्रात्मक पद्धति प्रचलित थी। और एक खासियत और थी यहाँ की कि ये लोग तांबे को टिन में मिलाकर क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे। तांबे को टिन में मिलाकर कांसा तैयार करते थे। और एक चीज तो आप लोग जानते ही होंगे कि तांबा ये कहीं ना कहीं 7000 8000 BC यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले से ही अस्तित्व में है। अस्तित्व में रहेगी, लेकिन खोज इसकी 7-8 हजार ईसा पूर्व पहले से हो चुकी है। और कांसा यानी कि तांबे में टिन मिलाकर कांसा भी ये लोग तैयार करते थे। और इस कांसे का प्रयोग औजार बनाने में या हथियार बनाने में या अन्य घरेलू उपकरण बनाने में, जिसमें आपका कैंची हो गया, सरौता हो गया, इस तरह की जो भी औजार बनते थे उसको बनाने में इन सब का प्रयोग किया जाता था। तो हमने बात की हड़प्पा के बारे में, फिर मोहनजोदारो के बारे में। हड़प्पा 1921 दयाराम साहनी के द्वारा क्या किया गया, उत्खनन कार्य किया गया, उत्खनन कार्य करवाया गया। मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर यह अवस्थित था। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदारो को जुड़वा राजधानी कहा, किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। अब इसके बाद हड़प्पा जो था यह अर्ध औद्योगिक नगर के रूप में किसने परिभाषित किया, स्टुअर्ट पिगट ने ही परिभाषित किया इसको। अब दूसरे नंबर पर बात कर रहे हैं मोहनजोदाड़ो की। 1922 में इस स्थल की उत्खनन कार्य करवाया गया, किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा। और यह कहाँ पर प्राप्त हुआ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर ही, यानी कि कराची से थोड़ा पहले, यानी कि कराची के पहले ये प्राप्त हुआ पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में। और यहाँ की जो पद्धति थी यानी कि शासन व्यवस्था थी वो जनतंत्रात्मक थी, यानी कि यहाँ पर लोगों का शासन होता था। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई राजा विशेष शासन करता था या कहा जाए कि नगर प्रमुख होता, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर लोगों के द्वारा मिलजुल कर डिसीजन लिया जाता था। डिसीजन मेकिंग एक कहा जाए कि डिसेंट्रलाइज थी, केंद्रीकृत नहीं थी। और यहाँ पर तांबे और टिन का प्रयोग किया गया, क्या बनाने में, कांसा, जिसको औजार और हथियार के रूप में यूज किया गया। इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और थंब दबाना ना भूलें। धन्यवाद।